माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये 10वां चैप्टर आज हम लोग क्रैश कोर्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फिनिश दिस चैप्टर इन 2 लेक्चर्स। एक आज होगा और एक लेक्चर और होगा और 2 लेक्चर में कोशिश करता हूं कि इसको खत्म करने का। ओके, चलिए। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें क्यों इस चैप्टर का नाम पड़ा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, मानव का कल्याण, मानव का सेवा, मानव के सेवा के लिए, मानव के कल्याण के लिए, मानव के लाभ के लिए बातचीत नहीं। कौन कौन माइक्रोब्स है दुनिया में, क्योंकि माइक्रोब्स का दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स का दूसरा नाम अब चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोग बोलना नहीं चाहता, अब इतना बड़ा कौन बोलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जिंदा प्राणी, ऐसा प्राणी, ऐसा लिविंग बींग्स जो इतना छोटा हो जिसको हमारी आंख नजदीक से भी नहीं देख पाती। बिल्कुल, अगर आपके हाथ पर माइक्रोब्स रख दें तो आपकी ये नेकेड आंख, चश्मा लगा के भी ये आपकी आंख, ये नेकेड, ये नंगी आंखें बिना माइक्रोस्कोप का उसको नहीं देख सकता है। यू कैन नॉट सी द माइक्रोब्स बाय योर नेकेड आई। आप अपनी नंगी आंखों से, चश्मा भी लगाते हैं तो नंगी आंख ही कहलाएगा, नेकेड आंख से आप नहीं देख सकते हैं। If you want to visualize, if you want to observe, you want to see the microscope, you have to take the help of the microscope. Compound microscope की मदद से तुम देख सकते हो। इतना छोटा होता है, उसको कई गुना बढ़ा के दिखाता है, तब जाके दिखता है। तो माय डियर, वही है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, प्रियॉन्स, लाइक दैट, ये सभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको हम अपनी इन आंखों से नहीं बल्कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब जैसे ही मैंने नाम बोला कि माइक्रोब्स में आया बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस, जैसे ही मैं नाम बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे सर क्या बात करते हैं आप, कह रहे हैं मानव का कल्याण करने के लिए माइक्रोब्स वो भी मानव का कल्याण करे, ऐसा हो सकता है क्या? हम तो सुने हैं टीबी का बैक्टीरिया टीबी करा देता है, कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया लेप्रोसी माने कुष्ठ रोग माने कोढ़ी फूट गया, अरे करफुट्टा, तो वो जो कोढ़ी होता है उसी करफुट्टा बोलता है, कोढ़ फूट जाता है माने उसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग। और ये कुष्ठ रोग जो होता है उसको इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। ये किससे होता है, बैक्टीरिया से। भला बैक्टीरिया हमारा दोस्त हो सकता है क्या? जिस बैक्टीरिया से कुष्ठ रोग होता है, जिस बैक्टीरिया से टीबी होता है, जिस बैक्टीरिया से कोलरा, हैजा होता है, पतला पैखाना, उल्टी वगैरह होते रहता है, टेटनस होता है, डिप्थेरिया होता है, निमोनिया होता है, और जिस वायरस से डेंगू होता है, जिस वायरस से चिकनगुनिया होता है, जिससे कोरोना होता है, कितने लोग मर गए। और कहते हैं आपकी कि ह्यूमन का कल्याण, कैसा चैप्टर का नाम रखे हैं सर आप? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, अगर गांव का 2 आदमी अगर चोर हो जाए, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा ग्रामीण चोर है। अगर माइक्रोब्स की गली में, माइक्रोब्स के भीड़ में अगर 2 माइक्रोब अगर बदनाम है, बीमारी करा देता है, इसका मतलब यह नहीं कि सारा माइक्रोब हमें बीमार ही करता है, कुछ माइक्रोब्स अच्छे भी होते हैं। तो आज हमें इस चैप्टर में ढूंढ के पढ़ना है, उन माइक्रोब्स को पढ़ना है जो माइक्रोब हमारे जिंदगी में 4 चांद लगा रहा है। उन माइक्रोब्स को ढूंढ के पढ़ना है जो हमारे जिंदगी में कल्याण करता हमारे, है ना? अच्छा, तो कल्याण करने वाला भी है। अरे क्या बात करते हो, दूध से दही, दूध से दही कैसे बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं होता तो दूध से दही नहीं बनता। ये दही जो खाते हो आ रहा है 14 तारीख, फिर अभी निकट भविष्य में दनादन आप भोज में, बिना दही का मिथिलांचल नहीं। अरे दही नहीं तो मिथिला नहीं। प्यारे, वही दही कौन बनाता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है तो दही है। अरे सर क्या बात करते हैं, जबरदस्त बात बताए सर। इतना दिन तक तो हम माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोसते थे कि क्या रहेगा, माइक्रोब्स हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, एड्स कराता है, हेपेटाइटिस बी कराता है, टीबी कराता है, कोलेरा कराता है, रिंग वर्म दिनाय कराता है, अलाय बलाय सब होते रहता है। क्या बात करते हैं, आज आप तो बड़ा आंख खोल दिए सर कि दूध से दही भी बनता है। अरे पनीर खाते हो? अरे हाँ सर खाते हैं पनीर।
तो पारे पनीर कौन देता है? पनीर को राइपेनिंग एजेंट कौन है? पनीर का राइपेनिंग चीज बने पनीर। चीज कैसे आता है? दूध से बनता, मानते हैं, लेकिन बिना माइक्रोब्स का पनीर, ओरिजिनल पनीर आपको नहीं बनता है। आप अपने घर में क्या करते हैं? दूध को फाड़ लेते हैं और फाड़ के उसे पानी फेंक देते हैं और फट्टन को यानी कोगुलम को थपथपा करके फ्रिज में रख दिए, कहते हैं पनीर। वो पनीर थोड़े ना है। ओरिजिनल पनीर तब होता है जब उसमें माइक्रोब्स डालते हो और माइक्रोब्स उसको क्या करता है? राइपेनिंग कर देता है, उससे फ्लेवर ला देता है, तब जाके बनता है पनीर। उसको ओरिजिनल पनीर कहते हैं। तो प्यारे, पनीर तब है जब माइक्रोब्स है, फंगस है। राइपेनिंग एजेंट कौन है? फंगस, बैक्टीरिया। तब जाकर के दूध का फट्टन क्या बनता है? पनीर। वैसे थपथपाने से नहीं बनता है। अच्छा, इडली रे, डोसा रे, ये ताड़ी को बोलते टोडी। जब तार का, खजूर का रस निकलता है तो उस रस को बोलते हैं नीरा। आज जब नीरा को धूप में रख दोगे 24 घंटा, 12 घंटा, कुछ देर, उसके बाद क्या होता है? एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया और फंगस उसमें गिरते हैं और गिरने के बाद क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है। और फर्मेंटेशन होने के बाद क्या होता है? उस नीरा में, उस तार के जूस में, तार को जूस को क्या बोलते हैं? पाम सैप। पाम बने तार का और सैप बने रस। पाम सैप में अगर फर्मेंटेशन हो गया तो बन गया इथाइल अल्कोहल C2H5OH। और इससे क्या बन गया? अब उसमें मादक पदार्थ बन गया। अब उसका नाम हो गया ताड़ी। अब उसका नाम हो गया ताड़ी, टोडी। पहले नाम था पाम सैप। हिंदी में लोग इसे कहते हैं नीरा। और जब नीरा में क्या हो गया? फंगस या बैक्टीरिया आ गया और फर्मेंटेशन हो गया और C2H5 बन गया, C2H5OH, जिसको बोलते हैं इथेनॉल। तो अब उसमें नशा आ गया, इसके पीने से नशा होगा। इसका नाम हो गया ताड़ी, टोडी। तो आज ताड़ी का मजा लेते हो पूरा परिवार सहित बैठ करके। साउथ इंडिया में जाओ, लोग परिवार एक साथ मिलकर पीता है, एंजॉय करता लाइफ। यानी माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया और फंगस है तो ताड़ी है, नहीं है तो ताड़ी नहीं है। आज इतनी दवाइयां मार्केट मिलता है, कभी बोलते हो मेगा पेन, कभी बोलते हो कुछ, कभी कुछ। ये जितना एंटीबायोटिक मिलता है सब एंटीबायोटिक लेते हो और आपका घाव ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया। एंटीबायोटिक कहां से आता है? माइक्रोब से। ओ माय गॉड, मार्केट से जो लाते हैं हम लोग मेगा पेन ये सब, सर वो माइक्रोब से बनता है? तो कहां से बनता है? अच्छा, अरे थैंक यू माइक्रोब्स भाई, थैंक यू माइक्रोब्स भाई। हम तो आपको समझे तुम तो बदनाम गली के बदनाम माइक्रोब्स हो, लेकिन तुम तो ठहरे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज यार। आज एक से एक एसिड मार्केट में है। लैक्टिक एसिड रे, ब्यूटायरिक एसिड रे, साइट्रिक एसिड रे। आज एस्टिक एसिड है तो सिरका बनता है। सिरका सुने हो? विनेगार। और सिरका खाना में मिला करके आपके खाना में 4 चांद लगाता है। आज एस्टिक एसिड है तो सिरका है तो भोजन है। कौन दिया? माइक्रोब्स। जो खाते हो वो ये क्या बोलते हो? छोला भटूरा। जो भटूरा खाते हो इतना बड़का बड़का थाली में देता है, वो कैसे? वो भी उसी कमाल है। जलेबियां खाते हो, किसका कमाल है? बिस्किट खाते हो, पाव रोटी, मीठी रोटी, बिस्किट, ब्रेड जो खाते हो जो मार्केट में, किसका कमाल है? माइक्रोब्स का। अरे सर कितना आप बोले जा रहे हैं, तब से आपका बोलना खत्म नहीं हो रहा है। अनगिनत चीज हमें मिलता है माइक्रोब से। हमारे खेतों में खाद, यह कोई जरूरी नहीं कि जाओ मार्केट से और केमिकल फर्टिलाइजर ले आओ और केमिकल फर्टिलाइजर को खेतों में छिड़क दो। अरे भैया, केमिकल फर्टिलाइजर से लाभ कम, हानि ज्यादा हो रहा है। हमारा प्लांट, हमारा मिट्टी, सब कुछ पॉल्यूटेड हो रहा है। और आप जो खाद छिटते हो ना, खाद छिटने के बाद जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद बहुत सा खाद आपके पोखर में गिर गया, नदी में गिर गया, और उससे क्या हो जाता है? बायो मैग्निफिकेशन, उससे हानि होती है। पत्ते ऐसे करके, जो कहने का मतलब यह है कि कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसीलिए बायो फर्टिलाइजर यूज करो। सर बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? अरे बैक्टीरिया को खेतों में डालो। अच्छा, बैक्टीरिया को खेत में डालेंगे तो क्या होगा? अरे साइनो बैक्टीरिया, फंगस को खेतों में डालो और खेत में डालो और फिर देखो खेतों का उपज। अच्छा, तो वो फर्टिलाइजर का काम करता है? जी हाँ। माइक्रोब्स को आप खाद के रूप में खेतों में यूज कर सकते हैं और लाभ ही लाभ है। अच्छा, तो जब माइक्रोब्स को हम फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बायो फर्टिलाइजर, जैविक खाद। केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, रासायनिक खाद मत यूज करो।
उसके बाद अगर घर के बगल में आपको कीड़ा हो गया, ऐसा कीड़ा जो फसलों को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कीड़ा जो फसलों को नुकसान पहुंचाए, उसे पेस्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। और पेस्ट माने ये मत समझना, ये मत समझना दांत साहब, पेस्ट माने कीड़ा, कैसा कीड़ा जो फसलों को नुकसान पहुंचाए। और प्यारे, अगर आप फसलों में इससे निजात पाना हो तो क्या करते हो? मार्केट जाते हो, इतना बड़ा बड़ा डब्बा ले आते हो केमिकल का, पानी में मिला देते हो, अच्छी रख देते हो। कीड़ा तो मर गया, लेकिन पत्ता और प्लांट और मिट्टी सब क्या हो गया? पोल्यूटेड। आपका इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड, एयरों में चला गया ना, वो जो निकलता है ऐसे करके उसको एरोसोल बोलते हैं, सब जगह केमिकल चला गया। आप ही का मन किया पत्ता को तोड़ करके सब्जी खाएं, कल साग बनाए, तो बेटा याद है ना कल क्या छिड़का था? तो नहीं हम बढ़िया से धो लेंगे, पानी में धो लेंगे, कितनों धोगे कुछ ना कुछ केमिकल बच जाएगा और आपके पेट में केमिकल जा रहा है। कोई जानवर चरने आ गया, उतने धो के खाएगा। आपने धो के साग खा लिए, काहे? तो कल हम छिड़के थे। लेकिन जानवर जो खेत में चरने आएगा, गलती से चरने आ जाता है, वो क्या होगा? वो क्या खा रहा है? केमिकल खा रहा है। तो माय डियर, पेस्टिसाइड क्या है? केमिकल है। पेस्टिसाइड का हिंदी पेस्ट को मारने वाला, कीड़ा को मारने वाला। उससे क्या होगा? लाभ कम, हानि ज्यादा हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पेस्टिसाइड मार्केट से मत लाओ, केमिकल पेस्टिसाइड। तब सर क्या करेंगे? पेस्ट को, कीड़ा को कैसे मारेंगे? अरे बैक्टीरिया से मारो। क्या बात करते हैं सर, बैक्टीरिया से कीड़ा मर जाएगा? तो क्या, इसको बोलते हैं बायो कंट्रोल। यानी एक लिविंग बींग्स का कंट्रोल केमिकल से नहीं करना है। एक लिविंग बींग का पेस्ट क्या? लिविंग बींग या कीड़ा ही है। और कीड़ा का कंट्रोल किससे करेंगे? दूसरे लिविंग बींग से, खास करके माइक्रोब से। एक माइक्रोब आता है मार्केट में जिसका नाम है बीटी बैक्टीरिया। क्या नाम है? और बीटी बैक्टीरिया का फुल फॉर्म होता है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया। इस बार शॉर्ट नोट्स भी आ रहा है और ऑब्जेक्टिव भी, दोनों आ रहा है इस पर। बीटी कॉटन पर शॉर्ट नोट्स और बीटी बैक्टीरिया से एक ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है इस बार, सुन लो ध्यान से। तो माय डियर, कहने का मतलब है कि बीटी बैक्टीरिया ले आओ मार्केट से, पानी में मिला के छिड़क दो। पानी में बीटी बैक्टीरिया मिला दो। सर मार्केट में बैक्टीरिया मिलता है? मार्केट में? सर कैसा कैसा बात आप बोल रहे हैं? बैक्टीरिया मार्केट में मिलता है? हाँ, बंद कीजिए। बीटी बैक्टीरिया का स्पोर मिलता है, स्पोर पुड़िया में मिलता है। पुड़िया में ले आओ, पानी मिला दो, ऐसे रखो, इस पर कंधा पर रखो, आप पूरे खेत में छिड़क दो, सब कीड़ा मर जाएगा। अच्छा, बड़ा बढ़िया है सर, और कोई हानि भी नहीं हुआ, तुम पत्ता तोड़ के खाओ, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। तो माय डियर, आज इस चैप्टर में वही ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे, यही सब ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे। नाली का पानी, आप अपने घर का गंदा पानी नाली में जा रहा है, छोटे नाली से बड़ी नाली में, बड़ी नाली का गंदा पानी कहां गिरता है? डायरेक्ट पोखर में, नदियों में। नदियों का पानी गंदा हो जाता है, जबकि नियम है कि पानी को पॉल्यूशन फ्री बना करके पोखर में गिराओ। कौन, कितना आदमी दरभंगा में पानी गिराता है पॉल्यूशन फ्री करके? क्या आपके पास मशीन है? क्या आपके शहर में मशीन है ही नहीं। सीवेज मैंने क्या होता है? नाली से बहता हुआ गंदा पानी, ऐसा पानी जिसमें इंसान का एक्सक्रीटा मिला हो, इंसान का पैखाना पेशाब मिला हो, आपके किचन का मलबा कचरा मिला हो, जो बर्तन साफ की हो, रोटी का टुकड़ा, दूध, उसके चावल का टुकड़ा, सब्जियां, अलाय बलाय, सब चीज जो बह के जा रहा है, सब नाली से बह रहा है। तो नाली का पानी क्या है? गंदा है, उसको सीवेज कहते हैं। तो सीवेज को ट्रीटमेंट करो पहले, तब पानी, उस पानी को गिराओ पोखर में, किसी वाटर बॉडी में, झील में, झरना में, नदियों में, तालाब में। गिराने से पहले उस सीवेज को क्या करो? ट्रीटमेंट करो, तब जाके गिराओ। आप ऐसे नहीं गिरा सकते हो। यू डोंट हैव राइट टू डिस्चार्ज सच वाटर्स इनटू द वाटर बॉडी। बिफोर डिस्चार्जिंग सच वाटर्स यू हैव टू मेक इट पॉल्यूशन फ्री। आपको पॉल्यूशन फ्री बनाना पड़ेगा, देन यू हैव टू डिस्चार्ज दिस सच वाटर इनटू द वाटर बॉडी। लेकिन सर, इस नाली के गंदे पानी को, सीवेज को हम पॉल्यूशन फ्री कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आता है एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब इस प्लांट का हिंदी पौधा मत समझ लेना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नाली के गंदे पानी को उपचार करने वाला मशीन लगाइए और लगा करके पानी को साफ कीजिए। जब पानी पूरा पॉल्यूशन फ्री हो जाए, तब जाकर के पोखर में, नदियों में गिराइए। क्या दरभंगा में आपको एसटीपी है? क्या एसटीपी दरभंगा में? नहीं, दरभंगा में एसटीपी नहीं है।
हाँ पटना में है, कुछ शहरों में है, गिने चुने शहरों में है, जबकि नियम कहता है कि यह हर शहर में होना चाहिए। ये एसटीपी किसके अंतर्गत आता है? एसटीपी किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री, हिंदी में बोलते हैं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जैसे बोलते हो ना खेल मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, फलाना मंत्री, उसी प्रकार होता है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, यानी फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, उसी के अंतर्गत आता है। कि सुनिए, किसी भी पोखर में गंदा पानी, सीवेज डायरेक्ट नहीं गिरना चाहिए। सीवेज को ट्रीटमेंट करके गिराइए। इसके लिए क्या बनाइए? ट्रीटमेंट प्लान, और पानी को उस मशीन से गुजारिए, जब साफ हो जाए तब गिराइए। क्या दरभंगा में ऐसा है? नहीं है। आज दरभंगा का सारा पोखर पॉल्यूटेड है, सारा पानी बदबू करता है, हर पोखर बदबू करता है। पैर नहीं धो सकते हो, बैठ नहीं सकते हो बगल में, उसके बगल में एंजॉय नहीं कर सकते हो। वो तो मनाओ कि कभी छठ पर्व या कुछ आता है तो सरकार उस पर ब्लीचिंग पाउडर दे करके साफ ताप करवाती है, तब थोड़ा बहुत खड़ा होने लायक वो बन पाता है, वरना कोई पोखर इस काबिल है ही नहीं। इतने गंदे हो गए, सब आदमी अपने अपने घर का सारा एक्सीटा, पैखाना, पेशाब डायरेक्ट कहां गिराता है? पोखर में। क्या तरीका है? ये तरीका ही नहीं है। आपको गिराना ही नहीं है, पानी साफ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर नाली के पानी को साफ करना है तो आधा काम तुम करोगे, आधा काम उसके बाद तुमसे नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो तुम क्या करोगे, लाओ रे जाली, लाओ जाली, इस सब बोतल को छानो, फेंको, देखो तो पोखर में गिर रहा है। लाओ रे पॉलीथीन छान लो, कपड़ा, बैग, जूता, चप्पल जो है सब छान छान कर फेंक दो। इतना काम तुम कर लिया। फिर कहा रुको रुको रुको, पानी को थोड़ा क्या करो, ब्लीचिंग पाउडर डालो, तब अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये भी तुम्हारे बस की बात था, कर लिया। लेकिन और बहुत कुछ बस की बात, जैसे मान लो एक काम करो रे, पानी को रोको तेरे, एगो टैंक में पानी को रोको तेरे, पानी को स्थिर छोड़ो, जितना मिट्टी है नीचे बैठ जाएगा तब पानी को उसमें गिराएंगे। इतना भी तुम काम कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। अभी भी पानी पॉल्यूशन फ्री नहीं हुआ है। कुछ काम ऐसा है जो मानव कर दिया, छान लिए, ब्लीचिंग पाउडर मिला दिए, फलाना ढेकाना कर दिए पानी को। जैसे आप लोग के चापाकल से कभी सुने हो, जब आपके चापा नल से, चापाकल से जब पानी चलाते हो, आप बालू गिरता है और नहाना उसी से है, तो कैसे नहाते हो बोलो? तुम्हारे चापाकल के पानी से बालू गिरता है, और एक बाल्टी पानी भर लिया, आप पूरे पानी में क्या बालू गिरा, और तुमको नहाना उसी पानी से है, तो क्या करोगे बोलो? हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम जवाब दे दोगे, बोलो क्या करोगे? बस हो गया, कुछ देर छोड़ दोगे, और चूंकि बालू काफी भारी होता है नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर वाले पानी को दूसरे बाल्टी में धीरे से ले लेंगे, आराम से नहा लेंगे। वाह रे वाह, कितना अच्छा जवाब था। इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, इस क्रिया को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, यानी जो भारी है उसको नीचे सेडिमेंट करा दिया, बैठ गया, और जो पानी हल्का ऊपर तैर गया उसको बोलते हैं इफ्लुएंट, और पानी को ले लिया, नहा लिया। वैसे ही आपने क्या किया, पहले छान लिया, फिर पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, उसके बाद पानी को स्थिर छोड़ दिया, मान लो। और क्यों? ताकि जो भी मिट्टी, कंकड़, पत्थर नीचे बैठ जाए। उसके बाद जो पानी बचा, तुम कह दिया कि सर पानी साफ हो गया, अब इसको गिरा दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी भी पानी में बहुत गंदगी है। अब जो भी गंदगी है वो आपके बस की बात नहीं है। अब जो गंदगी बच गया वो आपकी आंखों को दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? उसमें क्या क्या है? डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हमारी आंखों को दिखाई अब नहीं देगा ना। आप कुछ कर सकते हो। अब जो भी करेगा वो माइक्रोब्स करेगा। माइक्रोब्स को लाओ, बुलाओ, उसको सेवा करो, उसको ग्रो करवाओ, उस पानी में माइक्रोब ग्रो करवाओ, और माइक्रोब्स को कहो, विनती करो, हे माइक्रोब, इस पानी में मिले हुए सारे ऑर्गेनिक को तोड़ दो भाई। जो पानी जितना पॉल्यूटेड उसमें उतना ही अधिक ऑर्गेनिक कचरा। सारे ऑर्गेनिक को भाई तोड़ दो, ए माइक्रोब्स तोड़ दो। तब जाके माइक्रोब तोड़ता है, तब जाके पानी क्या बनता है? पॉल्यूशन फ्री। तब जाके पानी को गिराओ कहां पर? नदियों में। क्या इतना काम कोई कर पाते हो? कुछ काम तुम कर सकते हो, लेकिन कुछ काम के लिए किसको बनाना पड़ेगा? माइक्रोब्स को। अरे सर यहां भी माइक्रोब लग गया। तो जगह जगह पर इंसान की जिंदगी में माइक्रोब की आवश्यकता पड़ती है। व्हाई नॉट? उसका तरीका होता है, कम सम डालना है उसका, माने नहाने के लिए बनाना है तो कुछ आधी डाल सकते हो, बर्तन साफ करना तो, लेकिन अगर पीने के लिए तो हाँ कम सम डालना होता है। उसका तरीका होता है, वो सब आपको बताएगा, वैज्ञानिक बताता है कितना डालना है, नहीं डालना है, कितना हानिकारक आपके हो जाएगा, पी सकते हो मर जाएगा, तो वो बता देता है कितना डालना होता है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। चलिए, तो माय डियर,
ये था इसका इंट्रोडक्शन, ये था इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का परिचय था। अब चलिए शुरुआत कीजिए फटाफट, ऑब्जेक्टिव की तरफ पहले चलते हैं। फटाफट सब आदमी एक बार तैयार हो जाइए, सब आदमी कमर कस लीजिए और ऑब्जेक्टिव के तैयार, फटाफट मारते हैं, देखते कितना देर जाते हैं। और जो समय बचेगा उसके बाद शुरू होगा क्या चीज, क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। पहले चलते ऑब्जेक्टिव, दनादन दनादन देखते हैं, जहां तक मेरी नजर जाएगी तो मैं आपको टिक मरवाता जाऊंगा। चलिए ऐसा करते हैं, चलो सब आदमी लास्ट पेज से, कितना पेज है, 32 पेज है, बायो फर्टिलाइजर। चलो देखो, यहां पर बायो फर्टिलाइजर में इसको देखो, ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, ये दोनों, ये क्या है, बायो फर्टिलाइजर सब है। देखो ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, ध्यान सुनो, ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ध्यान सुनो, ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया, यहां लिखा हुआ भी है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या है, माइकोराइजा। ये टोटल क्या नाम है, ये है बायो फर्टिलाइजर की एग्जांपल। क्या है, बायो फर्टिलाइजर की एग्जांपल। अब देखिए इस दोनों में क्या अंतर है, राइजोबियम भी बैक्टीरिया है, ये भी बायो फर्टिलाइजर है। ये कहा कि मैं भी क्या करूंगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग करूंगा। ये कहा मैं भी बैक्टीरिया हूं, मैं भी करूंगा नाइट्रोजन फिक्सिंग। अरे सर तो अंतर क्या है, अंतर यह है कि यह है सिम्बायोंट, यह है सिम्बायोंट, ये दोनों है फ्री लिविंग। यानी ये दोनों बोलता है कि मैं मिट्टी में फ्री रहता हूं, किसी पर डिपेंड नहीं हूं, किसी में छुप के नहीं बैठता हूं, मिट्टी में रहता हूं, खाता पीता हूं, ऐश करता हूं और नाइट्रोजन को फिक्स करता हूं, यानी N2 गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करता हूं, N2 गैस को अमोनिया में, N2 गैस को अमोनिया में बनाता हूं, और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हुआ N2 गैस को अमोनिया में बनाता हूं। अब उसके बाद देख लो, एक बार अगर अमोनिया बन गया ना, तो अमोनिया क्या बनता है, नाइट्राइट। क्या बन जाता है, नाइट्राइट। ध्यान से सुनिएगा सब आदमी, नाइट्राइट, और फिर नाइट्राइट क्या बन जाता है, नाइट्रेट। क्या बन जाता है, नाइट्रेट। और जब नाइट्रेट बन गया तो समझो प्लांट का अमृत बन के तैयार। प्लांट की जिंदगी में तीन चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीन आयंस का। देखो NPK, प्लांट की जिंदगी में तीन न्यूट्रिएंट्स आयन का, तीन न्यूट्रिएंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। NPK याद कर लो, NPK, N मने क्या हुआ, नाइट्रोजन, K मने हुआ पोटेशियम, और P मने हुआ फास्फोरस, नाइट्रोजन। अब मेरा कहना यह है कि नाइट्रोजन को प्लांट कैसे लेता है, मिट्टी में तो नाइट्रोजन है, अरे मिट्टी में क्या, मिट्टी में भी हवा है, मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में क्या हवा है ना, तो जब जहां हवा है वहां नाइट्रोजन है। हवा में नाइट्रोजन कितना है, आपके इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, 78% है, और लगभग 21% क्या है, ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और बचे खुचे में सब है। सोचिए जहां एयर है वहां नाइट्रोजन है, कितना, सबसे अधिक। तो मिट्टी में भी तो एयर है, मिट्टी में भी तो एयर है, और एयर है तो नाइट्रोजन है, और प्लांट का रूट वहां पहुंच गया। देखिए ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, और यहां पर क्या है, एयर है, एयर है तो N2 है, एयर है तो N2 है, एयर है तो N2 है। और प्लांट की जिंदगी में N2 का और नाइट्रोजन का बहुत महत्व है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कह दो प्लांट को, अगर है तुम में ताकत तो तुम N2 को ले लो। प्लांट की जिंदगी में नाइट्रोजन बहुत जबरदस्त उपयोग है, लेकिन N2 बगल में रखा हुआ है, और प्लांट के बाप का हिम्मत नहीं है कि N2 गैस को ले ले, यूज नहीं कर सकता है, ताकत ही नहीं है। कहता है कि समंदर पास में है फिर भी प्यासे हैं, समंदर प्यास में है, पास में है फिर भी प्यासे हैं। इसके रूट के आसपास क्या है, N2 गैस भरा है, लेकिन वो N2 गैस ले नहीं सकता, उसके बाप का हिम्मत नहीं है प्लांट के रूट का। क्यों नहीं, कहता है कि कोई माइक लाल, अगर कोई माइक लाल इस N2 को
नाइट्रेट बना दे, उस दिन हम नाइट्रेट का यूज करना शुरू कर देंगे। तो अब भाई डायरेक्ट N2 गैस से तो नाइट्रेट बनेगा नहीं। नाइट्रेट प्लांट का अमृत है, नाइट्रेट का ही प्लांट यूज करता है, लेकिन नाइट्रेट बनेगा कैसे? इसे ध्यान सुनो। पहले N2 गैस को कोई माइकलाल क्या बनाता है? अमोनिया। और उसके बाद कोई माइकलाल क्या बनाया? नाइट्राइट। और तब कोई माइकलाल क्या बनाता? नाइट्रेट। ये सारा बैक्टीरिया खेला मिला है, सब नाइट्रोसोमोनास ऐसे सब का कमाल है। लेकिन ये कौन करता है? ये बैक्टीरिया भी करता है, साइनोबैक्टीरिया भी करता है। ये जितना भी अभी नाम देखे, एजोटोबैक्टर, ये भी N2 गैस को अमोनिया बनाता है, 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 ये भी बनाता है, ये बनाता है। लेकिन आज मेरा कहना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछता है जो आप यहां पर बोले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो राइजोबियम क्या है? ये फ्री लिविंग नहीं है, ये दोनों फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो, और ये कहता हम फ्री नहीं है, हम लेग्यूम्स के रूट के नोड्यूल में रहते हैं। ये सिम्बायोंट बैक्टीरिया है और ये दोनों फ्री लिविंग। यही क्वेश्चन है नीट का या आपके 12वीं के बोर्ड का। ये है फ्री लिविंग बैक्टीरिया व्हिच आर फाउंड इनटू द सॉइल और इट कॉजेज नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी N2 गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ये बोला कि मैं भी N2 गैस को अमोनिया बनाता हूं, मैं भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हूं, बट आई एम नॉट फ्री लिविंग, आई एम सिम्बायोंट बैक्टीरिया। सिम्बायोंट का मतलब हुआ, अगर मान लो ये चना है, ये चना का रूट है, तो चना के रूट में देखोगे ना छोटे छोटे गांठ होंगे, इस गांठ को बोलते हैं नोड्यूल। तुम चना के पौधा को उखाड़ना, चना के पौधा को उखाड़ना, देखना गांठ होगा, उस गांठ को बोलते हैं नोड्यूल। और उस नोड्यूल के अंदर में कौन बैठा होता है? राइजोबियम। और बैठ बैठ के कमाल दिखाता है। तो प्यारे, ये अलग नहीं रहता है, फ्री नहीं रहेगा, मिट्टी में नहीं रह सकता। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पूछेगा which one of the following bacteria is symbiont and causes nitrogen fixation? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? राइजोबियम। देखो है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस माने दलहन। और ये क्या होता है? फोटोट्रॉपिक यानी हेट्रोट्रॉपिक। चलो ये सब कोई बात नहीं है, वो सब नहीं देखना। चलो आगे तैयार हो गया ऑब्जेक्टिव। अब कहेगा कौन कौन ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये क्या बोलेगा? Which one of the following bacteria is free living and causes nitrogen fixation? आंसर क्या होगा? ये दोनों में से। Which of the following bacteria is symbiont, causes nitrogen fixation? आंसर राइजोबियम। Which one of the following is cyanobacteria which causes nitrogen fixation? कौन? एनाबेना नॉस्टक ओसिलेटोरिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। फटाफट चलते हैं, जो हमको मिल जाएगा फटाफट बता दूंगा। देखो एक ऑब्जेक्टिव यहां आ जाइए, बैक से आ जाइए, बैक से फंजाई पर, बैक से आ जाइए आप लोग। मिला कि नहीं मिला? आ गया। देखो फंजाई क्या करता है? दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स, दैट इज माइकोराइजा, इन विच दे एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट्स। अब देखो वैसे भी आपको माइकोराइजा पर शॉर्ट नोट्स है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो गेस्ट क्वेश्चन जो मेरे द्वारा आपको दिया गया, इस गेस्ट क्वेश्चन का 10वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है? इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट का मतलब खूब ऊंचा वाला प्लांट नहीं है, हायर प्लांट का मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हायर प्लांट कहते हैं। और हायर प्लांट के रूट में कौन लिपट जाता है? कौन लिपट जाता है? फंगस। और फंगस लिपट जाए तो इस संबंध को क्या कहते हैं? रूट और फंगस के इस संबंध को कहते हैं हम लोग माइकोराइजा। रूट ने कहा, ए फंगस तुम हम पर सोए हुए हो, हम में तुम लिपट गया, तुम हमसे क्या ले रहे हो? शेल्टर। शेल्टर माने आश्रय। और तुमको हम खाना भी देंगे, यानी शेल्टर भी देंगे, तुमको फूड भी देंगे। चूंकि हम प्लांट हैं, हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, लिफ से खाना हमको आएगा, लिफ खाना बनाएगा, लिफ से जब हमको खाना आएगा थाली में परोस कर, तो तुमको भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे।
तुम हम पर लिपट के सो भी लिए। फंगस, तुम हमको बदले में क्या दोगे फंगस? तो फंगस ने कहा मैं दो चीज दूंगा। एक तो मैं डायरेक्ट लाभ ये दूंगा कि मिट्टी से फास्फोरस सूख सूख के आपको हम पहुंचा देंगे। हम जानते हैं कि आप रूट हैं, आप भी फास्फोरस खींच सकते हैं, लेकिन मैं रहूंगा ना आपके साथ लिपट के, तो धाए धाए फास्फोरस को खींचूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तो लाभ हो गया। प्लांट का अच्छा ऐसा है, तो दो देने लगा। और बोला और कुछ दोगे? बोला एक लाभ और भी है, जब तक हम आपके रूट में लिपटे रहेंगे तब तक कोई जल्दी कोई कीड़ा या कोई पैथोजन रोगाणु आपके रूट में कोई बीमारी काउच कि भाई बहुत बड़का लाभ है ये। तो माइकोराइजा एक प्रकार का क्या है, खाद तो है ही, खाद का काम करता है, बायो फर्टिलाइजर का काम तो करता ही है, क्योंकि फास्फोरस सूख सूख के दिया तो खाद नहीं हो गया, खाद हो गया। अरे प्लांट को फास्फोरस मिल गया मिट्टी से, किसके कारण? माइकोराइजा के कारण। तो माइकोराइजा की तरह कहेगा बायो फर्टिलाइजर हो गया। तो इसीलिए तो यहां भी नाम लिखा है बायो फर्टिलाइजर। देखो लास्ट में माइकोराइजा। जब भी आपको बायो फर्टिलाइजर पर शॉर्ट नोट्स लिखना है तो ये नाम तो देना ही है, ये नाम देना ही है, ये नाम देना ही है, ये नाम भी लिखोगे। और कौन? तो सभी फंगस नहीं, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। कौन ऐसा फंगस है, फंगस का वह कौन जीनस है जो माइकोराइजा में भाग लेता है? हो हमको, मेरा मन कहता है कि इस बार 2026 में ये पक्का रहेगा ये क्वेश्चन, ये मेरा दिल कहता है। 2026 के 12वीं के बोर्ड में ये क्वेश्चन आ रहा है, हमको दिल कह रहा है। ग्लोमस लिखा रहेगा कि फंगस का कौन जीनस माइकोराइजा बनाने में भाग लेता है, रूट में लिपटता है। तो सभी नहीं, ग्लोमस जीनस का नाम है, ग्लोमस जीनस माने ग्रुप नाम। ठीक है, तो चलो तो प्यारे अब देखो, तो आपको मैंने यहां टिक मरवाया कि माइकोराइजा क्या करता, यही है माइकोराइजा। तो ये क्या है? सिम्बायोटिक का मतलब क्या? परस्पर लाभान्वित, यानी पौधा को भी लाभ मिला किससे? फंगस से। अब फंगस को भी लाभ मिला। अब मैं पूछना चाहता हूं किसी से खड़ा करा के, जो नहीं सुनोगे हम पूछेंगे, फंगस को क्या लाभ मिला पौधा से? जल्दी बोलो, पहले सब आदमी जवाब दो। व्हाट इज माइकोराइजा? कैसे लिखोगे? इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस। फिर से बोलता हूं, इट इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस, यानी एक तरफ फंगस है, एक तरफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, दोनों के बीच का जो संबंध है, संबंध कैसा है? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ? ये उसको लाभ दिया, वो उसको लाभ देगा, तो इसीलिए सिम्बायोटिक लिखना पड़ेगा। जैसे आएगा लाइकेन पर शॉर्ट नोट्स तो क्या लिखोगे? वहां भी यही लाइन, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, शुरू में लाइन सेम है, बिटवीन एल्गी एंड फंगस, वहां लिखोगे लाइकेन में। यहां क्या लिखोगे माइकोराइजा में? इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन या रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगस, दोनों में ऐसे लिखना पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि ठीक है, पहले परिभाषा समाप्त, उसके बाद मैं कहूंगा कि रूट ने फंगस को क्या दिया? जल्दी जल्दी, रूट ने फंगस को क्या दिया? जल्दी दो चीज बोलो, फूड एंड शेल्टर, फूड एंड। अब अगला, फंगस ने रूट को क्या दिया? फास्फोरस, फास्फोरस सोख सोख के दिया। और रूट एक एक्स्ट्रा लाभ ये हुआ कि जब तक हम लिपटे रहेंगे तब तक रूट में कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई पैथोजन हमला, वो भी उत काम करता है, लेकिन मेन काम बोलना है फास्फोरस आया। तो इसीलिए ये देखिए, नीट 2020 में भी आ चुका है, नीट 2020 में भी आया ऑब्जेक्टिव, और आप में भी आने की पूरी संभावना, यही सब लिखना। चलिए अब आगे चलते, मैं आपको यही देखा। अब देखो यहां पे बताता हूं, माइकोराइजा बनने से, बधाई देता हूं, माइकोराइजा बनने से प्लांट को क्या क्या लाभ मिलता है। क्योंकि आपको जो शॉर्ट नोट्स लिखना है माइकोराइजा, सबसे पहले परिभाषा, उसके बाद देना कि ग्लोमस जीनस, यदि देना कौन जीनस, तो जीनस ग्लोमस, फंगस का कौन जीनस? ग्लोमस, किसमें भाग लेता है? माइक्रो। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, माइकोराइजा बनने से क्या क्या लाभ हुआ। देखो पहला लाभ, रेसिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेन, यानी रूट बॉर्न जितने भी पैथोजेन था, रूट पर हमला करता था, पैथोजेन का हिंदी रोगाणु, रूट पे हमला करता था और बेचारे को बीमार कर देता था। शीशम गांव घर में सुना होगा, शीशम गिर रहा है। मेरे घर में कम से कम 200-300 शीशम था, सब गिर गया। बड़ा होकर क्या, तो उसका रूट बर्बाद हो गया, रूट में कीड़ा लग गया, गिर गया। आज अगर वो हम बनाते माइकोराइजा
तो कभी शीशम नहीं गिरता, कभी शीशम। तो इसे कहता है जब से माइकोराइजा आया है रूट बॉर्न पैथोजेन से प्लांट क्या हो गया, थेथर रेसिस्टेंट। का मतलब हम थेथर हो गए, अब हमको तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो पैथोजेन, आओ हमारे रूट पर हमला करो। आई बिकेम थेथर, आई बिकेम रेसिस्टेंट। इसका हिंदी समझे सब आदमी। तो माइकोराइजा होने से क्या हो गया, थेथर हो गया, रेसिस्टेंट हो गया। अगला इंक्रीज टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट। हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेस का हिंदी बोलो चिंता। हमारे इस इन्वायरमेंट में होने वाले क्या क्या चिंता का विषय है प्लांट के लिए, सूखा पड़ जाना, मिट्टी में अधिक नमक का होना, ये सब प्लांट का चिंता का विषय है, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। आज जब से माइकोराइजा आया है तो प्लांट निश्चिंत है कि इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस हो भी जाएगा तो आई कैन टॉलरेट, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूं। मिट्टी, इसका हिंदी क्या होता है, नमक। मिट्टी में अधिक सॉल्ट हो गया तो भी अब हम मरने वाले। अगर मिट्टी में अधिक होता है ना सैलिनिटी तो प्लांट सूख जाता है। और ड्राउट बने सूखा, जब जब बारिश नहीं होगी सूखा पड़ेगा तो प्लांट मर जाता है। लेकिन जब से माइकोराइजा बनता है जिस प्लांट पे, वो कहता हम इसको भी टॉलरेट कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास टॉलरेट करने का क्षमता बढ़ गया इन दोनों चीजों को। अगला तीसरा इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इस प्रकार से प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट बढ़ जाता है तो उत्पादन, सो इट लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन। समाप्त, यही तो लिखना है माइकोराइजा में। परिभाषा पहला लाइन, और ये लाइन मेनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस, ग्लोमस जीनस का बहुत सारा मेंबर क्या बनाता, माइकोराइजा। ठीक है, प्लांट्स विथ माइकोराइजा एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। ये जिस प्लांट के पास माइकोराइजा है एकदम इतना ही लाइन उतार देना है, पहला क्वेश्चन का जवाब में इतना ही लाइन उतार देना है कि जिस प्लांट के पास माइकोराइजा होता है उस पर क्या क्या लाभ मिला। तो पहला रेसिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेन, इट कैन टॉलरेट नाउ द सैलिनिटी एंड द ड्राउट, सूखा को भी बर्दाश्त कर सकता है, सबको भी, नमक को भी। अगला नाउ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट्स व्हाई इट लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ज्यादा उत्पादन हो गया। ठीक है, समाप्त हुआ। तो प्यारे यहाँ ऑब्जेक्टिव बन गया, आज सब्जेक्टिव भी। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, ग्लोमस। दो ऑब्जेक्टिव हुआ बेटे, दो ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव ग्लोमस, कौन फंगस बनाता है माइकोराइजा, ग्लोमस। और दूसरा माइकोराइजा है क्या, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। symbiotic association between roots of higher plant and fungus is called choice lichen mycorrhiza फलाना ढेकाना। एक ऑब्जेक्टिव ये, एक ऑब्जेक्टिव ग्लोमस। क्या कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, बना दोगे ना, ये भी बन जाएगा, ये सब बन जाएगा। कौन सिम्बायोंट है ये और कौन फिलिंग है, ये दोनों। ए वाला क्या है, ए आई एम फ्री, ए आई एम फ्री। और राइजोबियम ने कहा का कहें, हम तो किसी के अंदर रहते हैं भाई। चलो ये सब छोड़ो, ये तो उसका परिभाषा है केमिकल फर्टिलाइजर्स। तेजी से चलता हूं, यहां से चलता हूं। हाँ, अब देखो ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव है, ये आया हुआ है ऑब्जेक्टिव है, ये आया हुआ है ऑब्जेक्टिव है, ये आया हुआ है ऑब्जेक्टिव है। अब हम आपको एक एक करके पढ़ाते हैं। पहला ट्राइकोडर्मा, पता है ट्राइकोडर्मा क्या है, ये फंगस है, किसी से कहना नहीं। ट्राइकोडर्मा क्या है, फंगस है। और ट्राइकोडर्मा को रूट में बैठा दो, किसी भी प्लांट के रूट में बैठा दो, देखो कि कौन माइका लाल हमला करता है। न कोई पैथोजन आएगा, न कोई पेस्ट आएगा, कोई कीड़ा भी नहीं आएगा रूट में। रूट सही सलामत, प्लांट का कभी रूट टूटेगा नहीं, प्लांट गिरेगा ही नहीं। ये है ट्राइकोडर्मा। इसी ट्राइकोडर्मा क्या है, ये सब जो पढ़ रहे हो क्या है, बायो कंट्रोल मेथड। ये किसमें आएगा, बायो कंट्रोल में। देखो तो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। जनरली ये रूट के इकोसिस्टम में पाया जाता है। एंड दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट यानी मैं बायो हूं, मैं लिविंग बीइंग हूं और किसी दूसरे लिविंग बीइंग को पनपने नहीं दूंगा।
सो आई एम बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस। विभिन्न प्रकार के प्लांट के रूट में पैथोजन आकर के हमला कर देता है, उसके लिए मैं क्या हूं? मैं अगर रूट में बैठ गया, ट्राइकोडर्मा कहा, आई एम फ्री लिविंग फंजाई, और जनरली मैं रूट में ही रहता हूं। अगर मैं रूट में रह गया तो क्या मजाल है कि कोई पैथोजन रूट में हमला कर देगा। अगला बैकुलोवायरस, बेहतरीन। बैकुलोवायरस किस ग्रुप का है? एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, देख लो। एक बार क्वेश्चन ये आया कि बैकुलोवायरस किस ग्रुप का वायरस है। पहले तो ये क्वेश्चन जानो। बायो कंट्रोल एजेंट तो है ही, बायो कंट्रोल एजेंट तो है ही, लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा था कि किस ग्रुप का है, तो इसका नाम है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस ग्रुप का है, एंड यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, एंड दीज आर एक्सेलेंट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेंट्स। मतलब क्या हुआ? इसका यूज कहां करते? देखो, बैकुलोवायरस का यूज होता है, बैकुलोवायरस इज यूज्ड इन आईपीएम। लिख लो सब आदमी, आईपीएम। आईपीएम का फुल फॉर्म, आईपीएम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बैकुलोवायरस जो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस ग्रुप का है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस ग्रुप का है, इसको हम लोग यूज करते हैं आईपीएम में। और आईपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ बताता हूं, पहले लिख लो। बैकुलोवायरस इज यूज्ड इन आईपीएम, ये ऑब्जेक्टिव हुआ आपका, ऑब्जेक्टिव हुआ। अरे यहां तो दिया हुआ है, अरे लिखा हुआ है ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट में, ओ इसी के बारे में यहां तो दिया हुआ है। चलो ये देखो, देखो जवान देखो, है ना। 10 बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट आर यूजफुल इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम। देखो ये पूछा हुआ 2019 में पूछा है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में किसको यूज करते हैं? बैकुलोवायरस। क्यों? क्यों ये बताना चाहता हूं, क्योंकि these are the excellent for species specific narrow spectrum। ये वर्ड, इसी के कारण इसको हम कहां यूज करते हैं? आईपीएम में। अब आईपीएम क्या, जान सुनो, अभी तक तुम कुछ नहीं समझा, इस बात की फुल गारंटी है। बैकुलोवायरस में तुम कुछ नहीं समझा, इस बात की सिर्फ एक के बात रटा कि बैकुलोवायरस किस ग्रुप का है, तो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, एक के बात रटा, और कुछ नहीं तुमको पता चला। मैं कहना चाहता हूं, जैसे आजकल क्या है, कुछ मैक्सिमम एंटीबायोटिक ऐसा है, जैसे मान लो एजिथ्रल, या मान लो कोई दवाई तुम खाया, सर घाव हो गया उसको भी ठीक कर दिया, बुखार हो गया उसमें भी वही एंटीबायोटिक की सुई दे रहे हैं, फलना चीज हो गया उसमें यही दे रहे हैं, चिल्ला हो गया यही दे रहे हैं, यानी एक के प्रकार का एंटीबायोटिक दे रहे हैं। आप विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपके बॉडी में मार देता है और इन्फेक्शन को खत्म कर देता है। 4-5 प्रकार की बीमारी में से मैं एंटीबायोटिक को दिए, तो इस एंटीबायोटिक ने सिनातान के कहा आई एम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सुना सब आदमी? एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अरे तुम ध्यान से नहीं सुनता है, टोपी सुनता नहीं है, तुम खर नीचे दिखते रहता है। तो एंटीबायोटिक 2 तरह के होते हैं, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम। एक ने कहा कि मैं उसको भी मार सकता हूं, 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 आई एम ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एक कहा आई एम नैरो स्पेक्ट्रम, हम फलना को ही मारते हैं। और एक कहा कि आई एम स्पेसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम स्पेसीज स्पेसिफिक, मतलब मेरा दायरा कम है, किसी खास को ही मारते हैं। स्पेसिफिक मतलब हुआ किसी खास स्पेसीज को ही हम मारते हैं, सबको नहीं मारते। तो बैकुलोवायरस क्या है? स्पेसीज स्पेसिफिक, किसी खास स्पेसीज के कीड़ा को ही मारता है, किसी खास पैथोजन को ही मारता है, रोगाणु को। और नैरो स्पेक्ट्रम यानी तुम हमको अगर खेतों में छिड़क दिया, बैकुलोवायरस ने कहा कि मुझे अगर खेतों में छिड़क दोगे
तो मैं इंसेक्टिसाइडल हूं। इंसेक्टिसाइडल का हिंदी साइडल मरने मारने वाला, मैं कीड़ा को मारने वाला हूं, लेकिन सभी कीड़ा को नहीं मारता हूं, इक्की दुखी कीड़ा को मारता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले क्या होता था कि किसी को छिड़क दिए तो जो जिसको मारना चाहे वो भी मर गया, आज जिसको नहीं मारना चाहे वो भी मर गया। इससे क्या होता बेक्लो वायरस से? सिर्फ टारगेट जो पेस्ट है वही मरता है। टारगेट कीड़ा मरेगा और जो नॉन टारगेट है उसको ये कुछ नहीं कहेगा भाई हम सबको नहीं मारते, घबराइए मत। दूसरी बात, अगर ये पत्ता पर गिर भी गया और उस पत्ता को कोई जानवर आके चढ़ गया तो उसके पत्ता में क्या चला गया? बेक्लो वायरस जानवर में कोई दिक्कत नहीं। हम भी जाकर तोड़ के खा लेंगे, कोई दिक्कत। साग तोड़ने के लिए गए, ले आए, खाए, बढ़िया से नहीं धोए, कुछ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ उसको फलाने को ही मारता है, चिल्लाने को। इसीलिए इसका यूज होता है कहां पर? आईपीएम में। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि टारगेट कीड़ा को मारना है और नॉन टारगेट को नहीं मारना है। खेतों में बहुत प्रकार का नॉन टारगेट कीड़ा, उसको नहीं मारिए टारगेट को। और ऐसा सबको नहीं कर सकता, बेक्लो वायरस ऐसा कर सकता है। इसीलिए बेक्लो वायरस को किस में यूज करते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। बेक्लो वायरस डू नॉट हैव एनी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पर गिर भी गया तो कोई इंपैक्ट नहीं है, बुरा इंपैक्ट। मैमल्स, कोई जानवर चरने आया, इंसान खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई चिड़िया उस खेत में आ गया, छिड़कने के बाद चिड़िया पर कोई प्रभाव नहीं। कोई मछली, बारिश हुई और ये बह के चला गया पानी में तो वहां के मछली को कोई दिक्कत नहीं देगा। इवन ऑन नॉन टारगेट, और जो भी जितने भी नॉन टारगेट कीड़ा उसको कोई दिक्कत नहीं पूछा था, सिर्फ दिक्कत किसको देगा? टारगेट कीड़ा को। और यही खासियत है माय डियर बेक्लो वायरस का। ये दोनों वर्ड, इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक एंड हैविंग नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी। और ये किसी पर माने दे डोंट हैव एनी नेगेटिव इफेक्ट ऑन मैमल्स, बर्ड्स, फिश, अदर नॉन टारगेट इंसेक्ट। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन आईपीएम। क्यों? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब छोड़ देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ध्यान रहे सब आदमी को कि मैं अभी क्लास यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। और ध्यान रहे कि कल क्लास नहीं होगा।